हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और उस क्वेश्चंस करते समय हम लोग ने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे थे, जैसे इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको कैसे मिलता है, और जीएवी कुछ अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में जीएवी कैसे बदल जाता है, जिसमें हम लोगों ने ये सर्कमस्टेंस देखा था लास्ट क्लास में, अगर आपको पता है तो। सर्कमस्टेंस नंबर 1, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट नहीं है, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट है, और बाकी बचे हुए साल में वो प्रॉपर्टी क्या है, वेकेंट है। वेकेंट मतलब उसमें कोई रहता भी नहीं है, वो खाली पड़ी है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करना है वो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, नाउ पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना अभी सब लोग मेरी। इसमें हम लोग अभी सर्कमस्टेंस 2 देखेंगे। ठीक है, सर्कमस्टेंस 1 ये था कि हाउ टू कंप्यूट जीएवी जब आपकी प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट है और पार्ट ऑफ द ईयर के लिए आपको प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ रहा है, आपको वेकेंट रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब आपका सर्कमस्टेंस नंबर 2, चलो देखते क्या है। सर व्हाट इज सर्कमस्टेंस नंबर 2? सर्कमस्टेंस नंबर 2 क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अगर आप पार्ट ऑफ द ईयर उसमें क्या कर रहे हो, लेट आउट कर रहे हो, और पार्ट ऑफ द ईयर उसमें रह रहे हो। ठीक है, तो आप सर्कमस्टेंस नंबर 1 में नहीं आ सकते हो। क्यों नहीं आ सकते हो? क्योंकि सर्कमस्टेंस नंबर 1 में आने के लिए आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट प्लस पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वेकेंट होना चाहिए। मैंने यहां पर भी आपको लिखा है नॉट यूज्ड एज एसओपी। ओके, तो अगर आप प्रॉपर्टी से 10 महीने लेट आउट कर रहे हो या 9 महीने लेट आउट कर रहे हो और बाकी के 3 महीने आप उसमें रह रहे हो, ठीक है, तो अब क्या करना होगा? ठीक है, उस केस में आपका वैल्यूएशन कैसे होगा, जीएवी कैसे निकालेंगे, हाउ टू कंप्यूट जीएवी इन सच केस। लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन। से फॉर एग्जाम्पल म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो है 5 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख पर एनम, और जो आपका फेयर रेंट है एफआर वो है 4,20,000 रुपीज पर एनम। ओके, तीसरा चीज, और जो आपका स्टैंडर्ड रेंट है वो है आपका से 4,80,000। ठीक है, ठीक है, और जो चौथा पॉइंट है आपका एक्चुअल रेंट है 50,000 रुपए पर मंथ, और ये सारा डेटा पर एनम है। ठीक है, और ये पर मंथ। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ डेटा मैं आपको देता हूं, दैट आपको 2 मंथ्स रेंट इज व्हाट, अनरियलाइज्ड। 2 महीने का रेंट अनरियलाइज्ड मिला ही नहीं आपको। ठीक है, तो आप अनरियलाइज रेंट आपको पता है एक्चुअल रेंट से निकाल सकते हैं। और उसके बाद में आपने प्रॉपर्टी कब वेकेट की है, प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट टिल 31 दिसंबर, एंड उसके बाद आपने क्या किया, एंड आफ्टर दैट यूज्ड फॉर व्हाट, सेल्फ पर्पस, दैट इज लाइक व्हाट, लाइक एसओपी। ओके, उसके बाद आपने इसको एक एसओपी की तरह यूज किया, तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस सर्कमस्टेंस। ठीक है, ये सर्कमस्टेंस 1 में नहीं आएगा, मैं उम्मीद करता हूं ये सबको समझ आ गया है। क्यों नहीं आएगा सर्कमस्टेंस नंबर 1 में बच्चों? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहां पर हम कब आते हैं, जब आप प्रॉपर्टी लेट आउट करते हो और बचे हुए समय के लिए खाली रखते हो। खाली खाली, एम्प्टी, एकदम खाली है। यहां पर आप एम्प्टी नहीं रख रहे हो, यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप बचे हुए समय के लिए रह रहे हो। तो यहां पर गवर्नमेंट बोलती है एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन करने का। ठीक है, एकदम नॉर्मल। नॉर्मल कैलकुलेशन मतलब क्या सर, मैं बताता हूं। अपना वही स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख। ठीक है, स्टेप 2 क्या था, एमएफसी भूलना मत, एफ फेयर रेंट 4,20,000, विच एवर इज हायर।
विच एवर इज हायर क्या आएगा, ये आ जाएगा। फिर स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 4,80,000। देयरफॉर दिस और दिस विच एवर इज व्हाट, लोअर, तो लोअर क्या आ जाएगा, 4,80,000। अब स्टेप नंबर 4 में आप एक्चुअल रेंट लो, बस डायरेक्टली, इधर कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका एक्चुअल रेंट कितना है, 50,000 रुपए पर मंथ, ओके। मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के लिए रेंट पे दिया है आपने, आपने दिसंबर तक रेंट पे दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 9। लेकिन उसमें से 2 महीने का रेंट आपको नहीं मिला है, ठीक है, तो 2 महीने का रेंट अगर आपको नहीं मिला है तो 2 × 50,000 वो आप लेस कर सकते हो। कैसे लेस कर सकते हो, रूल 4 के हिसाब से। यस, रूल 4 के हिसाब से लेस कर सकते हो ना। तो यहां पर आपका एक्चुअल रेंट कितना हो गया, 3.5 लाख रुपए, ठीक है, 3.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये केस में ना, जिसमें आप बचे हुए समय के लिए 3 महीने के लिए आप क्या कर रहे हो, एसओपी कर रहे हो ना, यहां पर आपको कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, जैसा हम लोगों ने कल किया था, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है, देखो ना, यहां पर हम लोगों ने क्या किया था, हमने 10 महीने के रेंट को 12 महीने में कन्वर्ट किया था। वो कब करने का, जब आप बचे हुए समय के लिए घर को क्या कर रहे हो, लेट आउट नहीं कर रहे हो, खाली रख रहे हो। जब आप घर को खाली रख रहे हो तो हम लोग उसको डीम टू बी लेट आउट मान के उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको 12 महीने के रेंट में कन्वर्ट करते। लेकिन अगर आप प्रूव कर दो कि नहीं नहीं, बचे हुए समय के लिए मैं तो घर में रहता था भाई, जब आप सही में घर में रहते थे बचे हुए समय के लिए, जब आप एक्चुअली बचे हुए समय के लिए घर में रहते थे, 9 महीने आपने घर को रेंट पे दिया, 3 महीने घर आप रह रहे हो, तो आपको उसको 12 महीने के रेंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहां पर जितने महीने का रेंट है उतने महीने का लो, माइनस जितने महीने का अनरियलाइज है उतने महीने का अनरियलाइज ले लो, ठीक है। देयरफॉर विच एवर इज क्या आ जाएगा फिर स्टेप 3 और स्टेप 4 में, विच एवर इज हायर, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4,80,000 रुपए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देयरफॉर मैं आपको बताता हूं, ठीक है, देखो मैं आपको एक फाइनल समरी बना के देता हूं। फाइनल समरी, जीएवी इन 2 केसेस। केस वन क्या था, लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर प्लस वेकेंट। केस 2 क्या था, लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर प्लस नॉट वेकेंट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये दोनों में ट्रीटमेंट बदल जाएगा। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप एक्चुअल रेंट ऑफ 12 months विल बी कंपेयर। कैसे कंपेयर करने का है, उसके लिए रेफर क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस। मैं एक बार देख लेता हूं, क्वेश्चन 5 ही था क्या। यस, रेफर क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें एक्चुअल रेंट ऑफ एक्चुअल मंथ्स लेट आउट विल बी कंपेयर्ड। कैसे पता चलेगा, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के अंदर सब लोग फटाफट ये सर्कमस्टेंस नंबर 2 कॉपी कर लेंगे। अभी के अभी कर लो कॉपी, फोटो वोटो लेने के चक्कर में आप फोटो लेते हो फिर बाद में कॉपी नहीं करते हो। अभी कर लो कॉपी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं 5 मिनट दे रहा हूं।
मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं। मैं आपको समय दे रहा हूं क्लास में लिखने का, ताकि ऐसा एक फील आ जाए आपको कि क्लास में ही आपका लिख के हो जाएगा, ताकि एक फील आ जाए बस। वो तो आप पॉज करके भी लिख ही सकते हो, ठीक है, वो ऑप्शन तो आपके पास हमेशा है ही। लिख लिया? अब ये भी कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है, 5 मिनट के अंदर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यू हैव रिटन दिस, ओके। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन देखते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। कौन से कॉन्सेप्ट पे? ये केस 2 पे। केस 1, केस 2। बहुत केयरफुल, क्वेश्चन के अंदर बहुत बारीकी से छानना। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर साफ साफ लिखा है बैलेंस पीरियड के लिए आपका घर खाली है। क्वेश्चन नंबर 7 में अभी हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है बैलेंस पीरियड आप रहते हो। जब आप रहते हो तो उसको आप रहते हो तो खत्म हो गई बात। फिर 12 महीने के रेंट पे हम टैक्स क्यों भरेंगे भाई, जब हम एक्चुअली में उसमें एसओपी है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते बेटा, चलिए। श्रीमती राजा लक्ष्मी
owns a house property at Adyar in Chennai. Question number 7 on page number 5.4. Okay. Srimati Raja Lakshmi owns a house property at Adyar in Chennai. The municipal value of the property is how much? 5 lakhs. चलो ठीक है, municipal value 5 lakhs. Fair rent 4,20,000. Standard rent 4,80,000. चलो ठीक है, ये सब पर annum डेटा है, पूरे साल का डेटा है. The property was let out for 50,000 rupees per month up to December 2020. That is for 9 months. 9 महीने के लिए आपने 50,000 रुपए रेंट पे प्रॉपर्टी को एक्चुअल रेंट पे लेट आउट किया. Thereafter, the tenant vacated the property and Srimati Raja Lakshmi, underline, used the house for self-occupation. Okay? तो उसने बचे हुए पीरियड के लिए क्या किया? सेल्फ ऑक्यूपेशन, खुद रह रहा है वो, जो भी है, रह रही है, जो भी है, ठीक है, रह रहा है, रह रही, मुझे नहीं पता. रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज. 2 महीने का रेंट आपको नहीं मिला, तो ये अनरियलाइज रेंट है. आपने रूल 4 के सारे कंडीशन सेटिस्फाई किए, ठीक है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया. शी पेड म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ 12% ड्यूरिंग द ईयर. 12% म्युनिसिपल टैक्स पे किया उसने. चलो ठीक है, वो भी उसका डिडक्शन मिलेगा उसको. जीएबी में मिलता है ना म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन, अगर खुद पे करेंगे तो. और इंटरेस्ट पे किया है 25,000 रुपए का ड्यूरिंग द ईयर फॉर द अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. क्या रिपेयर के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा लोन का? अगर लोन लेकर आप घर रिपेयर करते हो तो मिलेगा, हाँ, 30,000 तक मिलता है आपको, ठीक है. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जीएवी निकालना पड़ेगा. जीएवी कैसे आएगा? ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने अपनी नोटबुक में लिखा है, जानबूझ के मैंने वही नंबर्स के साथ करवाया ताकि आसान हो जाए. Municipal value fair rent, whichever is higher is 5 lakh. Compare with standard rent, whichever is lower is 4,80,000. ओके, अब इसको आप कंपेयर किससे करोगे? एक्चुअल रेंट से. एक्चुअल रेंट कितना है? 50,000 इंटू 9 मंथ्स कितना होता है? 4,50,000. लेकिन उसमें से 2 महीने का रेंट तो मिला ही नहीं है, यहां पर लिखा है साफ साफ, ठीक है. दैट अनरियलाइज्ड 2 महीने का रेंट, नवंबर और दिसंबर का रेंट, तो 1 लाख निकाल दो, तो ये आ जाएगा 3.5 लाख, 3,50,000, ठीक है. Therefore, this is 3,50,000. आप डायरेक्टली लोगे, यहां पर 12 मंथ से कंपेयर नहीं करोगे. वो कब करने का मैंने आपको बता दिया, जब आप पार्शियल ईयर के लिए क्या करते हो, वेकेंट रखते हो, घर को रहते नहीं हो उसमें. तो 3,50,000, 4,80,000, विच एवर इज हायर. देयरफॉर आपका अल्टीमेट जीएवी कितना आ जाएगा? 4,80,000 रुपया जीएवी आ गया, ठीक है. अब एक नॉर्मल सम है, उसमें से आप क्या निकालोगे? सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स. म्युनिसिपल टैक्स कितना आ जाएगा? 12% ऑफ 5 लाख. क्यों? म्युनिसिपल वैल्यू का 12%, दैट कम्स टू हाउ मच? 60,000. ओके, वो निकाल दिया. तो 4,80,000 में से 60,000 निकाल दिया, 4,20,000 हो गया, करेक्ट. उसके बाद वो स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालो आप, 30% जो सबको मिलता है, ठीक है. हर एक एलओपी और डीएलओपी वालों को मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन. और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है वो भी लिखा है. 25,000 रुपए का डिडक्शन आपको यहां से मिल जाएगा, क्योंकि रिपेयर है. रिपेयर 30,000 रुपीज तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है. 2,69,000 इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा. सर कितना टैक्स रेट लगता है? सर वो हम लोगों ने अब तक पढ़ा नहीं है. टैक्स रेट के बारे में हम लोग आगे जाकर पढ़ लेंगे. पहले सारी इनकम तो कंप्यूट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे टैक्स कंप्यूटेशन कैसे करना है, ठीक है. वी विल बी डूइंग दैट लेटर ऑन, डोंट वरी. ओके, इसके नीचे एक ऑल्टरनेटिव आंसर दिया है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा. वो नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो चलता है, दोनों आंसर लिखना जरूरी नहीं है. अगर कोई ऑल्टरनेट आंसर है तो आप दोनों में से कोई एक लिखोगे. जो आसान है वो मैंने आपको बता दिया, वो वाला भी आसान ही, वो मैं बाद में बता देता हूँ, ठीक है. अभी जबरदस्ती बहुत सारी चीजें मिक्स नहीं करना चाहता हूं, मेरे को चीजें सिंप्लीफाइड रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हम लोग. पढ़ने के बाद इसको हम लोग लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है. लिख के करेंगे और अच्छे से हमारा प्रैक्टिस होगा, क्योंकि लिखने भी तो आना चाहिए हम, ठीक है. हर चैप्टर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिख के करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ओरली करेंगे. सारे भी लिख के नहीं कर सकते क्योंकि फिर बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा. लेकिन ये क्वेश्चन लिख के करते हैं. प्रेम ओन्स अ हाउस इन मद्रास ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23. 2/3 of the portion of the house was self-occupied. तो 2/3 कैसा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब रहता है उसमें. उसके घर के 2 टुकड़े, 2 भाग है उसके घर.
2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 1/3 क्या है, 1/3 उसका प्रॉपर्टी जो है उसका एक ही घर है। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, उसका एक ही घर है। ठीक है, हो सकता है उसमें 3 फ्लोर्स है। ठीक है, अब जो 2/3 है, जो ऊपर के जो 2 फ्लोर्स है वो 2/3 है, इसमें वो रहता है। ठीक है, और ये जो नीचे का घर है, जो नीचे का फ्लोर है, ये एक ही घर है, इसके 2 भाग है। जो नीचे का पार्ट है वो उसने लेट आउट करके रखा है। ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी करते हैं गांव खेड़े में, स्पेशली लोग करते हैं, शहरों में भी कर सकते हैं, गांव खेड़े में ज्यादा पॉसिबिलिटी। सो 2/3 is self-occupied and 1/3 portion was let out for a residential purpose at a rent of how much? 8,000 rupees per month. कितने रेंट पे दिया मैंने? 1/3 पोर्शन 8,000 रुपीज पर मंथ। म्युनिसिपल वैल्यू इज 3 लाख रुपीज पर एनम। अब जो म्युनिसिपल वैल्यू होगी ना वो 1/3 या 2/3 नहीं होती है। म्युनिसिपालिटी वाला कोई तुमको अपना बाइफर्केशन करके नहीं देगा। म्युनिसिपालिटी बोलेगा तेरे पूरे घर का वैल्यू 3 लाख रुपया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये पूरे घर की होगी, पूरे घर की। कॉमन सेंस है ना बेटा। अब म्युनिसिपालिटी वाले को क्या मालूम आप कितना हिस्सा भाड़े पर दे रहे हो, कितना हिस्सा नहीं दे रहे हो, वो तो पूरे घर का वैल्यू बताएगा ना। तो पूरे घर का मतलब तीनों फ्लोर का वैल्यूएशन कितना है आपका? 3 लाख रुपया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फेयर रेंट 2,70,000, स्टैंडर्ड रेंट 3,30,000। तो ये जो तीनों अमाउंट्स है ना, 3 लाख, 2,70,000 और 3,30,000, ये सब अमाउंट्स तुम्हारे पूरे घर के हैं, पूरे। उसमें से आप कितना लेट आउट कर रहे हो, कितना रह रहे हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे देखते। ही पेड म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। उसको म्युनिसिपल टैक्स भी पूरे घर पे भरना पड़ेगा ना। वो भाड़े पे दे रहा है तो भी भरना पड़ेगा, वो खुद रह रहा है तो भी भरना पड़ेगा, वो वेकेंट रखेगा तो भी भरना पड़ेगा। म्युनिसिपल टैक्स तो उसको भरना ही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद लोन भी जब लेगा वो प्रॉपर्टी के लिए, द लोन ऑफ 25 लाख वॉज टेकन बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर 2018 फॉर अक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। चेक करो, 25 लाख का लोन लिया 2018 में। फॉर वॉट? फॉर अक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। उसके ऊपर उसने 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया। तो लोन भी पूरे घर के लिए लेगा ना वो। ऐसा थोड़ी बैंक को बोलेगा कि मैं जो किराए पे दे रहा हूं घर उसके लिए लोन दे दो, जो किराए पे नहीं दे, ऐसा नहीं होता है ना। बैंक तो पूरे घर के लिए लोन देगा या तो नहीं देगा। तो अभी अपने को क्या करना है मालूम? अपने को यहां पर 2 कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैसा 2 कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। कितना एलओपी है? 1/3 एलओपी है बराबर, और कितना एसओपी है? 2/3 एसओपी है। अपने को 2 कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लिखो सब लोग अपनी नोटबुक के अंदर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पेज नंबर आपको चाहिए तो आप लिख लो, पेज नंबर 5.6, पेज 5.6 ऑफ ऑब्वियसली क्वेश्चन 9, वो लिखने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग 2 कैलकुलेशन करेंगे। एक एसओपी का, एसओपी कितना है? 2/3 है, और एक एलओपी का, एलओपी कितना है? 1/3 है। ठीक है, तो एसओपी का कैलकुलेशन हम लोग पहले शुरू करें। ठीक है, सब लोग लिखो प्लीज। हाँ, एसओपी में क्या होता है देखो, आपका जो एनुअल वैल्यू है ना, एनुअल वैल्यू, एसओपी तो नील से ही शुरू होता है ना, शुरुआत में तो कुछ नहीं होता है। एसओपी में जीएवी, म्युनिसिपल टैक्स, ये सब कुछ तो एप्लीकेबल ही नहीं है। डायरेक्टली एसओपी में एक ही डिडक्शन मिलता है आपको, सिर्फ एक ही। कौन सा डिडक्शन है? सब लोग बोलो फटाफट। एसओपी में एक ही डिडक्शन है ना, कौन सा वाला? इंटरेस्ट वाला। अंडर सेक्शन व्हाट? 24B। अगर आपको सेक्शन का नंबर बराबर से लिखना है तो ठीक है, 24B में वो सेक्शन नंबर लिखा हुआ है। क्लियर? अब इंटरेस्ट कितना लिखोगे आप? सुन लो, कितना इंटरेस्ट पे किया है आपने? 1,20,000। उसमें से कितना एसओपी है? आपको बाइफरकेट करना है दोनों में। 2/3 एसओपी है, तो यहां पर इंटरेस्ट आ जाएगा कितना? 1,20,000 का 2/3 कितना होता है? 80,000। या ब्रैकेट में लिख लो 1,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो एसओपी में आपका 80,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, जो नेगेटिव है।
तो आपकी एसओपी इनकम कितनी है? लॉस, लॉस फ्रॉम व्हाट? हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? बस आपको सेग्रीगेशन करना है दोनों का, और क्या। ठीक है, अब एलओपी वाला देखो मैं कर रहा हूं क्या है। एलओपी में अपने क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, बराबर। अब म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? म्युनिसिपल वैल्यू आप देखो यहां पर है आपका 3 लाख रुपए, लेकिन वो तो पूरे घर का है ना बेटा, पूरे घर का। आपको 1/3 लेना है तो यहां पर 1 लाख लोगे आप। क्लियर? मैं पहले लिख लेता हूं फिर आप कॉपी करो, चाहिए तो ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूं। उसके बाद फेयर रेंट है, रुक जाओ मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। फेयर रेंट कितना है? फेयर रेंट है आपका 2,70,000, वो तो पूरे घर का है। 1/3 कितना हो जाएगा? 90,000। दोनों में से जो भी हायर है, ठीक है, वो हो जाएगा 1 लाख रुपए। अब आप उसको किससे कंपेयर करोगे? स्टैंडर्ड रेंट से। अगेन स्टैंडर्ड रेंट आपके पास कितना है? स्टैंडर्ड रेंट आपके पास 3,30,000 है, लेकिन वो तो पूरे घर का है। अपने को एलओपी पोर्शन का चाहिए, जितना लेट आउट हुआ है। लेट आउट तो 1/3 ही हुआ है, 1,10,000। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? तो अब 1,10,000 और ये 1 लाख क्या होंगे? कंपेयर होंगे, और विच एवर इज लोअर, देयरफॉर आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। आपका एक्चुअल रेंट कितना है बेटा? क्वेश्चन के अंदर देखिए, एक्चुअल रेंट इज 8,000 रुपीज पर मंथ। क्या पूरे साल के लिए आप लेट आउट कर रहे हो? पूरे साल के लिए आप लेट आउट कर रहे हो। तो आपका एक्चुअल रेंट कम टू 96,000 रुपीज, विच इज 8,000 रुपीज इंटू 12। ओके, विच एवर इज हायर, देयरफॉर आपका जीएवी कितना हो गया? अल्टीमेटली आपका जो जीएवी है वो है कितना? 1 लाख रुपए। ठीक है, इज इट क्लियर? आपको बस कैलकुलेशन को बाइफरगेट करना है, 1/3 और 2/3। अब जीएवी में से क्या निकलता है? सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स अगर आपने पे किया है तो क्या असेसी ने म्युनिसिपल टैक्स, आप लिखो मत, आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया है? 10% पे किया है। 10% ऑफ व्हाट? ऑफ 3 लाख। 10% ऑफ 3 लाख कितना आएगा? 30,000। लेकिन क्या हमको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा? नहीं, हमको सिर्फ कितना डिडक्शन मिलेगा? 1/3 मिलेगा। तो 10% ऑफ 30,000 का नहीं मिलेगा अपने को, 10% ऑफ 3 लाख का नहीं, 10% ऑफ 1 लाख का मिलेगा। तो अपने को इधर कितना डिडक्शन मिलेगा? सिर्फ 10,000। कैसे आया? 10% ऑफ 3 लाख, लेकिन उसका आप सिर्फ क्या लोगे? 1/3 लोगे। ठीक है, पूरा नहीं लोगे। तो ये आपको आ जाएगा एनएवी। एनएवी कितना आ गया? 90,000 रुपए। उसमें से आप क्या लेस करोगे? जस्ट वेट, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। 30% कितना आ जाएगा? 27,000। या आप लिख के करना प्लीज। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। आप लिख के करोगे तो ही आपको याद रहेगी चीजें, ना तो याद नहीं रहेगी। मैं पहले बता रहा हूं आपको, आप जरा भी आलस पना मत दिखाना, ठीक है। और इसके बाद आप क्या आखिरी चीज निकालोगे? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना निकलेगा? सीधी बात है, यहां से 80,000 निकल गया, टोटल 1,20,000 है, बराबर। तो यहां से कितना निकलेगा? 40,000 रुपए। ये आप निकालोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा? मैं चेक कर लेता हूं एक बार। 90,000 माइनस 27,000 माइनस 40,000, तो आपको आंसर कितना आ गया? 23,000 नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, सॉरी। ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस पूरी प्रॉपर्टी को दो चीज में बांट बांट दिया है, 2/3 1/3, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चेक कर लो एक बार, और इसको अभी के अभी लिख लो, 5 मिनट का टाइम दे।
मैं मानता हूं आपकी बुक में ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी आप लिख के करिए बेटा, मेरी बात मान लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं उतने तो लिख के करिए, ठीक है। जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नहीं करेंगे, वो हम लोग ओरली कर लेंगे, ठीक है। बट बेटा आलसपना नहीं करना प्लीज। अगर आप सेंटर पे बैठे हो तो भी लिखो, अगर आप घर पर बैठे हो तो भी लिखो प्लीज, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपने यहां तक लिख लिया होगा। नाउ अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दो चीजों का हमको मतलब समझना होगा, ठीक है। दो चीजों का, कौन से दो चीजों का? पे अटेंशन प्लीज। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अनरियलाइज रेंट? व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट? अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। अब उसके सामने एक और शब्द है, उसका नाम है अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है। अब इन दोनों शब्दों का मतलब हमको समझना पड़ेगा। अनरियलाइज रेंट के बारे में हम लोग ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है। अनरियलाइज रेंट मतलब ये रेंट जो मुझे अक्रू हो चुका है लेकिन मुझे मिला नहीं। क्यों? क्योंकि टेनेंट ने मुझे दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? उसकी मर्जी भाई, उसको नहीं देना है, बैड डेट्स हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अनरियलाइज रेंट जो आपको अक्रू हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपको मिला नहीं है। बहुत ही बारीकी से सुनना मेरी बात, ठीक है। से प्रीवियस ईयर 21-22 में आपको रेंट क्या हो गया है? अक्रू हो गया है, से ₹20,000, बट नॉट रिसीव्ड। ओके, नॉट रिसीव्ड। तो गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है ना, क्या ऑप्शन देती है कि एक्चुअल रेंट जो भी रहेगा आपका, जो भी एक्चुअल रेंट रहेगा उसमें से आप क्या लेस कर सकते हो? बोलिए, अनरियलाइज रेंट लेस कर सकते हो ना? ये ऑप्शन देती है कि नहीं देती है? हाँ देती है। सो 21-22 का जो भी एक्चुअल रेंट होगा, ठीक है, वो हम लोगों ने क्या किया होगा, उसमें से उतना अनरियलाइज रेंट, जितना रेंट मिला नहीं, वो हमने लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पर मैं टैक्स क्यों भरूं भाई? जब मुझे पैसा ही नहीं मिला तो मैं टैक्स क्यों भरूंगा, ठीक है। लेकिन उसके कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट ने दिए थे, अगर आपको याद है रूल 4 के अंदर लिखा है। मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं, ऑन पेज नंबर 4.3, ऑल ऑफ यू आ जाइए प्लीज। पार्ट 3, अनरियलाइज रेंट मींस अ रेंट विच इज अक्रूड बाय द ओनर। मैंने वो रेंट कमा लिया है लेकिन मुझे मिला नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट नॉट रियलाइज फ्रॉम टेनेंट। इट इज ए काइंड ऑफ बैड डेट। वो एक किस्म का क्या है? बैड डेट है, बैड डेट। वो मिला नहीं, वो मेरे घर में रह चुका है, वो मेरे घर में रहने के बाद मजे कर लिया सारे, मेरे घर पे रह के एंजॉयमेंट ले लिया उसने, लेकिन मुझे रेंट देने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है अनरियलाइज रेंट कैन बी रिड्यूस फ्रॉम व्हाट? एक्चुअल रेंट। आप एक्चुअल रेंट से उतना लेस कर दो, और बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा? बाद में आप उसको एक्चुअल रेंट से लेस करके आप उसके ऊपर फिर क्या करो? बचे हुए अमाउंट पे टैक्स भरो, ठीक है। लेकिन आप कब लेस कर सकते हो? व्हेन कैन यू रिड्यूस? ये मैंने आपको पहले बताया, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ये रूल 4 के अंदर दिया गया है। रूल 4, पहला, टेनेंसी इज बोनाफाइड, वो जो छोड़ के जा रहा है वो जेन्युइन केस होना चाहिए। सेकेंड, आपने स्टेप्स लिया होना चाहिए उसको खाली करने के लिए, ठीक है। टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। या तो टेनेंट छोड़ के चले जाना चाहिए, या तो आपने एक कंटिन्यूस एफर्ट डालना चाहिए उसे वहां से निकालने के लिए। तीसरा, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन, वो जिसको आपने निकाला अभी घर से, वो आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में रेंट पे नहीं रहना चाहिए। पता चला यहां से आपने निकाल दिया और दूसरी प्रॉपर्टी में डाल दिया, ठीक है, और बोलोगे अनरियलाइज्ड है, ऐसे नहीं चलेगा। चौथा पॉइंट, आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लीजिए, ठीक है। आपको उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? लीगल एक्शन। अभी हर एक क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है कि अज्यूम दैट रूल 4 कंडीशंस आर फुलफिल, ऐसा दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आप इसको एक्चुअल रेंट से लेस कर दोगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब सवाल ये उठ रहा है कि सपोज, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, ठीक है, मैं यहां से डेटा हटा रहा हूं, मैं वापस से आपको लिख के बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। से प्रीवियस ईयर
21 22 में आपका रेंट पर मंथ इज ₹20,000. ओके, उसमें से 1 month रेंट इज व्हाट अनरियलाइज्ड. दिया नहीं सामने वाले ने, तो आप क्या करोगे? आपका जो भी एक्चुअल रेंट होगा, ठीक है बेटा, एक्चुअल रेंट कितना होगा? 20,000 इंटू 12, 12 महीने का 2,40,000. उसमें से आप क्या करोगे? अनरियलाइज रेंट को क्या करोगे? लेस कर दोगे, विच इज हाउ मच? 1 month रेंट 20,000 लेस करोगे और ये आपका एक्चुअल रेंट होगा. करेक्ट ना? राइट और नॉट? दिस इज व्हाट वी हैव डन इन ऑल द क्वेश्चन. पिछले 9 क्वेश्चन में हमने यही किया. अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट आ रहा है. सपोज इफ यू रिकवर दिस व्हाट ₹20,000 unrealized what? Rent in future years, that is in previous year say 22 23, then what will happen? तो क्या होगा? ठीक है, ये सवाल है. Did you understand the question? हो सकता है ना अगले साल वो पैसा मिल गया आपको. अरे भाई, वो जो टेनेंट था जिसने अपने पैसा खा के बैठा है आपका, उसका जमीर जाग गया. ठीक है, उसका जमीर जाग गया और उसका जमीर जागने के बाद वो आपके पास आ रहा है और आपको बोल रहा है भाई ले लो पैसा, ले लो भाई, मैं मेरे से रात में सोया नहीं जा रहा, मैं आपका पैसा खा के सो नहीं पा रहा हूं, आप ये 20,000 ले. तो उसने आके 20,000 रुपया दे दिया मुझे. तो अब क्या होगा? ठीक है, तो अब क्या होगा? देखो लॉ क्या बोलता है. अनरियलाइज्ड रेंट आर डीम्ड टू बी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस हेड आफ्टर अलाउिंग 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन. आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा इसमें से in the previous year in which such rent is what? Recovered. क्या आपको ये रेंट रिकवरी हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है. तो अब आपको प्रीवियस ईयर में ये जो अनरियलाइज रेंट है ना, कितना है? 20,000 रुपए. ये रिकवर हो चुका है? हो चुका है. उसमें से आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देगी गवर्नमेंट. ओके, दे रही है वो. 30% मतलब 6,000 रुपए और 14,000 रुपए आपका टैक्सेबल. कौन से साल में? जब आपको रिकवरी हुई. मेरे एग्जांपल में कभी रिकवरी हुई? 2022-23. अब इसमें भी एक ट्विस्ट है. ऐसा हो सकता है जिस साल में मुझे इसकी रिकवरी है उस साल में मैं इस घर का मालिक ही नहीं हूं. ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सवाल सुनिए बराबर से फिर से. ऐसा हो सकता है जिस साल में मुझे इस अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हुई उस साल में मैं इस घर का मालिक ही नहीं हूं. सर मतलब मैंने घर पिछले साल ही बेच दिया था, तो और रिकवरी आज हो रही है. पिछले साल बेच दिया था, रिकवरी आज हो रही है. रिकवरी कब हो रही है? अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी कब हो रही है? जब मैं उस घर का ओनर नहीं हूं. तो क्या तब भी टैक्सेबल होगा? तो गवर्नमेंट ने यहां पर उस पर भी कानून बनाया. चेक करो. इट इज टैक्सेबल इवन इफ द असेसी अंडरलाइन इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस ईयर इन विच ही हैज इनकर्ड इन विच ही हैज रिसीव सच रेंट. तो अगर आप 22-23 में उस घर के ओनर नहीं भी हो ना, तो भी आपको टैक्स देना है. ठीक है, तो भी आपको टैक्स देना है. अनरियलाइज रेंट पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. उसके अलावा कोई और खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है. चेक कर लो. नहीं तो आप क्या बोलोगे, मैं वसूली के लिए मैंने बहुत खर्चा किया सर, वो टेनेंट्स है सर, मैंने वसूली के लिए मैंने 3 भाई लोग को भेजा था उसके घर पे सर, वो भाई लोग को मैंने पैसा दिया. अरे भाई माफ करो, वो सब कुछ नहीं मिलने वाला आपको. ठीक है, तो अनरियलाइज रेंट जब भी रिकवर होगा आपको टैक्स देना है. कितना परसेंट डिडक्शन? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. अच्छा, जब आप रिकवर कर रहे हो तब आपके पास वो प्रॉपर्टी है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है. से आप 5 साल बाद रिकवरी कर रहे हो उसकी, तभी आपके पास प्रॉपर्टी है नहीं, आपने बेच दिया उससे पहले प्रॉपर्टी और रिकवरी उसके बाद हो रही है, तो भी टैक्स देना है. सिर्फ एक ही डिडक्शन. क्या? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन. क्लियर सबको? आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, तो ये 14,000 रुपए आपके टैक्सेबल हो जाएंगे. ठीक है, तो ये आपका अनरियलाइज रेंट की रिकवरी का कॉन्सेप्ट है. तो मैं यहां लिख देता हूं टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इवन इफ assessee is what?
इज नॉट द ओनर। ओके, ताकि अपना ये नोट्स पूरा कंप्लीट हो जाए। ये मैं आपको लिखने का मौका दूंगा, सब लिखाऊंगा, डोंट वरी, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और जो बुक में है डायरेक्टली वो लिखाने की जरूरत नहीं, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं लिखा दूंगा। ठीक है, अब अरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है, ठीक है, पहले ये एक बार अनरियलाइज रेंट आप लोग देख लो। ये मैं आपको लिखने का मौका देता हूं बाद में, ठीक है, पहले मेरे को दोनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है, चलो ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था कि रेंट विल बी रुपीज 10,000 रुपीज पर मंथ। ओके, फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 2 years। ओके, एंड आफ्टर 2 years it will be say rupees 15,000 per month। ओके, ये दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था। नाउ टेनेंट क्या बोलता है? टेनेंट सेज नो, इट इज रुपीज 10,000 ओनली। तो टेनेंट अब आपको ये रेंट दे नहीं रहा है, देयरफॉर टेनेंट इज नॉट पेइंग रुपीज 5,000 per month extra, which is what? Which is disputed now। तो अब ऐसे केस में मैटर कौन सॉल्व करेगा? ऐसे केस में मैटर विल बी सॉल्व बाय कोर्ट। नाउ मैटर विल बी सॉल्व बाय whom? By court। Therefore, if court says tenant has to pay rupees 5,000 per month for 12 months, therefore ये जो रेंट रिसीव हुआ है ना, इसको बोलेंगे अरियर्स ऑफ रेंट। कितना? 60,000 रुपीज। कैसे? 5,000 इंटू 12 महीने, 12 महीने का डिस्प्यूट चल रहा था। ये जो रेंट रिसीव हो रहा है डिस्प्यूट में था, ये डिस्प्यूट में था मेरे और टेनेंट के बीच में। मैं लैंडलॉर्ड हूं, वो टेनेंट है, मैं केस जीत गया, तो अब टेनेंट मुझे 12 महीने का रेंट देगा, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट। 10,000 तो वो हर महीने दे ही रहा है मुझे। क्यों दे रहा है? वो तो स्टैंडर्ड रेंट है मेरा, हर महीने का रेंट है मेरा। तो उसके अलावा 5,000 रुपया मैंने बोला था 2 साल बाद हम बढ़ाएंगे। वो बोला कहां बोला था आपने? कहां बोला था? कहां लिखा है? अनफॉर्चुनेटली अग्रीमेंट में भी नहीं लिखा है कहीं। तो वो मुकर गया अपनी बात से, मैंने केस कर दिया, कोर्ट ने बोला नहीं 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 सही बात है, आपको देना पड़ेगा, इतना कम रेंट नहीं दे सकते हो आप। तो अब वो मुझे 12 महीने का रेंट दे रहा है। तो अब ये जो रेंट मुझे रिसीव हो रहा है, अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड, इसका क्या होगा? इसका भी वही ट्रीटमेंट होगा जो इसका होता है, सेम। क्या ट्रीटमेंट होगा? यहां से आपको 30% डिडक्शन मिलेगा, मतलब 18,000 रुपया डिडक्शन, ठीक है, और ये हो जाएगा 42,000 रुपीज टैक्सेबल। टैक्सेबल even if what? Same treatment, even if assessee is what? Not the, बोलो बेटा, not the owner। Is it clear? ये दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही है, चेक करो। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूटेड रेंट, एक रेंट जो डिस्प्यूट में है और बाद में डिस्प्यूट सॉल्व हो गया तो रेंट मिल गया। तो अरियर्स ऑफ अनरियलाइज रेंट, पॉइंट नंबर 1, ये दोनों एक ही साथ एक ही ट्रीटमेंट है। एंड अरियर्स ऑफ रेंट, पॉइंट नंबर 2, ये दोनों का ट्रीटमेंट देखो सेम है, सेम कॉपी पेस्ट प्रोविजन है दोनों का, ठीक है। अब इसके बारे में आप डिटेल में लिख लो, बेटर रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आप पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहे हो और आप बहुत अभी अर्ली स्टेज पर हो, थोड़ा डिटेलिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लंबे समय तक उसको याद रखोगे। तो कॉपी करो, फिर स्क्रॉल करता हूं। कॉपी के भी अपनी नोटबुक मेंटेन करो एक पूरी प्रॉपर। तो 4 महीने बाद बुक खोलोगे याद नहीं आएगा बेटा, नोटबुक के अंदर से ये सारे एग्जांपल्स देख के याद आ जाएंगे। और रिवीजन वीडियोस तो मैं डालने ही वाला हूं आप लोगों के लिए आगे। 5 मिनट का समय दे रहा हूं।
ये भी लिख लो ये। अनरियलाइज रेंट मतलब क्या? जो रेंट आप कमा चुके हो और जो अभी तक आपको रियलाइज नहीं हुआ, बैड डेट हो गया, सामने वाला दे नहीं रहा। और डिस्प्यूट रेट रेंट का मतलब क्या है? अभी डिबेट में हो, सही है गलत है किसी को नहीं पता, ठीक है। दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। दोनों का ट्रीटमेंट वही है, जब भी मिलेगा तभी टैक्स भरने का, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा। लेकिन आप ओनर हो तो भी टैक्स लगेगा, आप उस समय तक घर बेच चुके हो तो भी टैक्स लगेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्लियर? चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, हर एक कॉन्सेप्ट पे। तो आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए हर एक चीज की, इतनी जबरदस्त क्लैरिटी हम लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 5.7। थोड़ा समय दो मुझे क्वेश्चन बैंक बनाने का, बस क्वेश्चन बैंक में आपके घर तक थोड़े समय के बाद ही पहुंचा पाऊंगा, तब तक सॉफ्ट कॉपी से काम चला लो। अगर आप अभी लेक्चर देख रहे हो, अगर आप बाद में देख रहे हो तो आपको बुक मिल गई होगी। मिस्टर आनंद सोल्ड हिज हाउस, रेजिडेंशियल हाउस, इन मार्च 22। तो कब बेच दिया उसने? 2021-2022 में घर बेच दिया है, ठीक है। मतलब मार्च तक उसके पास घर था। इन जून 2022 he recovered a rent of 10,000 rupees from Mr. Gaurav, to whom he had let out his house for 2 years, from April 16 to March 18. He could not realize 2 months rent of 20,000 rupees from him. 2 महीने का रेंट वो रिकवर नहीं कर पाया। And to that extent, his actual rent was reduced while computing income from house property for AY 1890। तो जब उसने उस साल का रेंटल इनकम निकाला तो एक्चुअल रेंट में से उतना अनरियलाइज रेंट लेस कर दिया था। तो सही बात है, वो तो उसका हक है। चलो ठीक है। Further, he had let out his property from April 18 to February 22 to Mr. Satish. In April 20, he had increased the rent from 12,000 to 15,000। तो उसने प्रॉपर्टी का रेंट बढ़ा दिया 3,000 रुपए से। The same was subject matter of dispute. In September 2022, the matter was finally settled and Mr. Anand received 69,000 as arrears of rent for the April 2020 to February 2022. Okay.
नाउ व्हाट वुड द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट कितना है 20,000 बराबर 20,000 है ना अनरियलाइज रेंट, चेक कर लो आप कितना रेंट 20,000 अनरियलाइज रेंट है, लेकिन उसमें से रिकवरी कितने की हुई, रिकवरी सिर्फ 10,000 की हुई है, चेक करो 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। वुड द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आनंद, इफ सो इन विच ईयर, क्या ये टैक्सेबल होगा, अगर हाँ तो कौन से साल में, भाई ये दोनों टैक्सेबल होगा। 20,000 रुपया उसने अनरियलाइज है, लेकिन उसमें से 10,000 उसने जून 2022 में रिकवर कर लिया, टैक्सेबल हो जाएगा। और ये 69,000 भी टैक्सेबल हो जाएगा, कौन से साल में, जिस साल में रिकवरी हुई उस साल में। और उसमें से आपको क्या मिलेगा 10,000 प्लस 69 79,000, उसमें से आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। देख लो एक बार आंसर, दिस इज व्हाट दिस प्रोविजन इज ऑल अबाउट, चेक कर लो। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है को ओनरशिप का। ठीक है, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, पे अटेंशन प्लीज। को ओनरशिप इन हाउस प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस, वेरी सिंपल, एक घर है, इसके दो ओनर है, कौन, मम्मी पापा दोनों। ओके, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे चार्ज होगी, ठीक है, मम्मी के हाथ में कितनी होगी, पापा के हाथ में कितनी होगी, उसमें अगर एसओपी है तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं सबके बारे में बता रहा हूं, पे अटेंशन। एक घर है, उसके दो ओनर है, होते हैं ना जॉइंट ओनर्स, होते कि नहीं होते जॉइंट ओनर्स, होते हैं। तो अब उसमें क्या ट्रीटमेंट करना है सुनो, उसमें भी आपको देखना है एक चीज, बोर्ड पे जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले देखना है क्या शेयर इज डिफाइंड। अगर शेयर डिफाइंड है, शेयर इज डिफाइंड का मतलब क्या अग्रीमेंट के अंदर लिखा है किसका कितना शेयर है, मम्मी का 50 फादर का 50, 50-50 शेयर डिफाइंड। एग्जांपल 50-50, 60-40, 40-60, जो भी हो, जो भी हो, ओके, जो भी हो। सो बोथ, या मम्मी और या पापा दोनों अपना इनकम कंप्यूटेशन करेंगे, इनकम फ्रॉम व्हाट, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों हाफ हाफ करेंगे, अगर 50-50 है तो हाफ हाफ, अज्यूम करते 50-50 है, चलिए 1:1 है, 50-50, रेंट हाफ, म्युनिसिपल टैक्स हाफ, एनएवी हाफ, इंटरेस्ट हाफ, सब हाफ हाफ। ठीक है, सब अपना सेपरेट कंप्यूटेशन करें। अच्छा, अगर शेयर डिफाइंड नहीं है, शेयर इज नॉट डिफाइंड, मतलब ओनर तो दोनों है, लेकिन अग्रीमेंट में लिखा नहीं है कौन कितना परसेंटेज ओनर है, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये दिस इनकम will be computed as income of what, not मम्मी पापा but association of person और body of individual। इसके बारे में आपके सिलेबस में ज्यादा बोला नहीं गया, तो ये वाला पार्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है सर, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उस पर इतना ज्यादा बात करेंगे नहीं। ठीक है, उस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर। अगर आपके सिलेबस में कुछ है तो वो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, शेयर डिफाइंड है, मम्मी का शेयर डिफाइंड, पापा का शेयर डिफाइंड, 40-60 तो 40-60 ले लो, 50-50 तो 50-50, दोनों अपनी सेपरेट इनकम कंप्यूट करेंगे और क्या। अच्छा, अगर को ओनर्स के पास एसओपी प्रॉपर्टी है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी,
तो क्या होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड में पता है आपको इंटरेस्ट का, सपोज यहां मम्मी है और पप्पा है, इन दोनों का 50-50 है, ठीक है। अब अगर मम्मी ने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया और पप्पा ने भी 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया, तो क्या दोनों का मिलाकर 2 लाख मिलेगा या दोनों को 2-2 लाख मिलेगा? ये भी तो एक सवाल है ना। या तो अगर रिपेयर का खर्चा मम्मी 30,000 कर रही है और फादर भी 30,000 कर रहे हैं, तो क्या दोनों को मिलाकर 30,000 मिलेगा या दोनों को 30,000 मिलेगा? ये एक क्वेश्चन है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा। मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरी और मेरी वाइफ की, दोनों की, हम दोनों रहते हैं उसमें, तो क्या मेरी वाइफ को भी 2 लाख रुपए का लोन के इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा और मुझे भी मिलेगा, या हम दोनों को मिलाकर 2 लाख मिलेगा? डिड यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? तो गवर्नमेंट का दिल बहुत बड़ा है। यहां पर गवर्नमेंट बोलती है अगर आप ज्वाइंट ओनर हो और सेल्फ ऑक्यूपाइड, देखो एलओपी में तो इंटरेस्ट के डिडक्शन का कोई लिमिट नहीं है। एलओपी में तो जितना डिडक्शन चाहिए आपको मिलता रहेगा, लेकिन एसओपी में तो लिमिट है ना, मैक्सिमम लिमिट है कि नहीं एसओपी में? 2 लाख रुपया। तो अगर हम ज्वाइंट ओनर है, हस्बैंड वाइफ दोनों ज्वाइंट ओनर है और लोन लिया है, दोनों ने लोन लिया है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, दोनों ने लोन लिया है, इक्वल लोन लिया है, दोनों 2-2 लाख रुपए के ऊपर का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट का दिल बहुत बड़ा है, बोलती है दोनों के लिए इंटरेस्ट का लिमिट सेपरेट, 2 लाख उसको, 2 लाख मुझे, दैट्स इट। रिपेयर कर रहे हो तो 30,000 उसको, 30,000 मुझे, टोटल 2 लाख हस्बैंड को मिल सकता है, टोटल 2 लाख वाइफ को भी मिल सकता है। तो चलिए ये प्रोविजन देखते हैं सबसे पहले हम लोग अपनी बुक के अंदर से। पेज नंबर 4.4 पे आ जाओगे अगर आप, तो आपको ये प्रोविजन यहां दिखेगा, मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ। शैल आई रीड? को ओनरशिप मीन्स व्हाट? जॉइंट ओनरशिप, दो ओनर है, जॉइंट। दैट इज वन हाउस प्रॉपर्टी एंड टू और मोर ओनर। प्रॉपर्टी एक है लेकिन ओनर दो या उससे ज्यादा है। देखो को ओनर में 3 ओनर भी होते हैं, 3 होते हैं तो 3 में डिवाइड करो, और क्या। ईच ओनर इज ट्रीटेड एज अ को ओनर इन सच केस इफ द शेयर इन सच प्रॉपर्टी इज डेफिनेट एंड असर्टेनेबल। मतलब आपको पता है 1:1, 50-50, 60-40, 40-60, तो बस कुछ नहीं, बस नॉर्मल कंप्यूटेशन करो। Share of each co-owner in the income from such property will be included in the total income of such co-owner. Okay? सबका सेपरेट कंप्यूटेशन होगा, और क्या। अब सेकंड वाला केस वो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, बट फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं उसको। सेकंड वाला केस क्या है? नॉट डेफिनेट, अनअसर्टेनेबल, हमको पता ही नहीं है किसका कितना शेयर है, ठीक है। तो फिर क्या करोगे आप? उसको एज एन इनकम ऑफ एओपी ट्रीट करोगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानोगे। ऐसा सोचोगे जब आप दोनों को पता ही नहीं आपका कितना शेयर है, तो आप दोनों मिलकर एक एंटिटी हो, हस्बैंड वाइफ मिलकर एक एंटिटी है, और उस हिसाब से फिर आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। चेक करो। वेयर द हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स, हस्बैंड वाइफ इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं लेकिन उसमें रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड। देन एनुअल वैल्यू तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का नील ही होता है, ठीक है, वो तो नील ही होता है, नील से शुरुआत होती है उसकी। एंड ये इंपॉर्टेंट, ईच को ओनर विल बी एंटाइटल फॉर डिडक्शन ऑफ 30,000 और 2 लाख ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर एसओपी। तो दोनों को 2-2 लाख रुपए की लिमिट, और अगर रिपेयर कर रहे हैं तो 30,000 रुपीज की लिमिट। 2 लाख कब मिलता है? जब आप 1999 के बाद लोन लेते हो और कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लेते हो और 5 साल में प्रॉपर्टी कंप्लीट करते हो कंस्ट्रक्शन करके, तो मिलता है। एलओपी डीएलओपी में तो लिमिट का कोई, इंटरेस्ट का कोई लिमिट ही नहीं है, इट विल बी फुल्ली अलाउड, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ा कैच क्या है? तो हस्बैंड वाइफ ने मिलकर लोन लेना ज्यादा बेहतर है। क्यों? अगर आप किसी घर में रहते हो और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर लोन लेते हैं, तो हस्बैंड का आपको अलग से रिडक्शन मिल जाएगा और वाइफ का आपको अलग से 2 लाख रुपए का रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये प्रोविजन देख लो, आप लोग देख लो एक बार, फिर इस पे एक क्वेश्चन है वो करवाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11, एक बार प्रोविजन देख लो चाहिए।
ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पेज नंबर 5.7 ऑल ऑफ यू। Miss Aparna co-owns a residential house property in Calcutta with her sister Miss Dimple, where her sister family resides. Resides means what? ये क्या हो गया? एसओपी हो गया, ये लोग रहते हैं। ठीक है, both of them have equal share 1:1 in the property and the same is used by them for self occupation. रहने के लिए यूज हो रहा है, एसओपी है, तो एसओपी में एक ही डिडक्शन मिलेगा, वो है इंटरेस्ट, वो भी 2 लाख मैक्सिमम। इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ऑफ 50 lakhs at the rate of 10% taken on 1/4/2021 for acquisition of such property. ओके, अब यहां पर डिस्कशन नंबर 1 खत्म हो गया, यहां से डिस्कशन नंबर 2 चालू होता है। इन एडिशन मिस अपर्णा ओन्स अ फ्लैट इन पुणे इन विच शी एंड हर पेरेंट्स रिसाइड। तो अपर्णा जो एक बहन है, उसके पास एक और फ्लैट है, उसमें भी वो रहती है अपने पेरेंट्स के साथ, तो 2 एसओपी तो रख ही सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और उसके लिए उसने 3 लाख रुपए का लोन लिया है 12%, लेकिन क्या करने के लिए लिया है? रिपेयर करने के लिए है। अभी अपने को डिडक्शन ढूंढना है अपर्णा का और डिंपल का अंडर 24B फॉर AY 23-24। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, हम लोग इसको लिख के करेंगे। पहले किसका करते हैं? पहले अपर्णा का करते हैं, अपर्णा, उसके बाद डिंपल का करेंगे। ठीक है, चलिए लिख के करेंगे इसको। देखो लिख के करोगे तो याद रहेगा, ना तो याद नहीं रहेगा, मैं पहले बोल रहा हूं। एक बार सब्जेक्ट से यूज टू हो जाओगे तो फिर ठीक है। चलो करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B available to Miss Aparna AY 23-24। मिस अपर्णा की 2 प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी कहां है? कैलकट्टा में। कैलकट्टा में को ओन करती है वो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एट कैलकट्टा। कैसी प्रॉपर्टी है ये? एसओपी है, को ओन करती है, को ओन मतलब 50%। ठीक है, तो इसमें अब इसको कितना डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का? क्या दोनों बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलने वाला है? जरूर। 50 लाख का लोन है, उस पे 10% इंटरेस्ट है, कितना आ जाएगा? 5 लाख। ठीक है, उसमें से अपर्णा शेयर, अपर्णा का शेयर कितना है? 2.5 लाख है। ठीक है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्टेड टू हाउ मच? मैं पहले लिख लेता हूं फिर आप लिखो। रिस्ट्रिक्टेड टू हाउ मच? 2 लाख रुपीस, उससे ज्यादा तो मिल नहीं सकता है उसको, राइट? ये अपर्णा की पहली प्रॉपर्टी है। अब अपर्णा की दूसरी प्रॉपर्टी कहां पर है? प्रॉपर्टी एट पुणे। ठीक है, ये भी एसओपी है। अब अपर्णा की पुणे प्रॉपर्टी पे उसने 3 लाख रुपए का लोन लिया है 12%। ठीक है, 12% लोन लिया, रिपेयर्स के लिए लिया। सो इंटरेस्ट कितना आएगा? 3 लाख पे 12%, 12% कम्स टू हाउ मच? 36,000, 36। अब इसमें कुछ शेयर वेयर नहीं है, पूरा अपर्णा का है बराबर। यहां पर देखो अपर्णा का शेयर 50% था ना, क्योंकि ये कोन्ड प्रॉपर्टी है कलकत्ता वाली, ये तो उसकी खुद की है। ये रिस्ट्रिक्टेड टू हाउ मच? रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000 बराबर, तो ये 30,000। लेकिन टोटल डिडक्शन कितना मिलता है? टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर एसओपी, एसओपी को कितना मिलता है? टोटल डिडक्शन कितना मिलता है? 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलता है ना, ये दोनों मिला के भी? यस और नो? इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब मैं आप लोगों से उम्मीद लगाता हूं कि आप जो डिंपल है, डिंपल का कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। डिंपल का कैलकुलेशन क्या होगा पता है? यही कॉपी पेस्ट होगा और क्या। यस और नो? ठीक है, डिंपल का तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है ना, कैलकट्टा, वो भी को ओन्ड है,
किसके साथ? अपर्णा के साथ। तो डिंपल का कैलकुलेशन तो आपको यही कॉपी पेस्ट मारना है, बस ये जो है ना, ये जो येलो कर रहा हूं वो कॉपी पेस्ट मार दो, ठीक है। ये लिख लो जल्दी से सब लोग फटाफट बेटा। तो वो डिंपल का कैलकुलेशन अगर आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि वो सेम ही है अपर्णा के जैसे ही, ठीक है। ये वाला कैलकुलेशन कॉपी पेस्ट है, वो टाइम वेस्ट मत करो, इट्स ओके। वैसे भी टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्यूशंस तो लिखे हुए, तो हमको उसमें समय बर्बाद करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एक आखिरी क्वेश्चन करा देता हूं आज के लिए, जरा बोर्ड पे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। जो भी चीजें अब तक पढ़ी है बस उसी में से है सब कुछ, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 5.8 पर। मिस्टर रमन इज अ को ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी along with his ब्रदर। ब्रदर के साथ वो को ओनर है और दोनों भाई का प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल शेयर है, 50-50, ठीक है। अब यहां पर डेटा दिया हुआ है आपका, वही पुराना घिसा पिटा डेटा। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट रिसीव, ओके। ये आपको पूरा डेटा दिया गया। उसके नीचे कुछ और डेटा है। द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन। लोन भी दोनों भाई ने मिलकर लिया है, ठीक है। दोनों भाई ने लोन लिया है, जॉइंटली मतलब 50-50 लिया होगा। एंड द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक वॉज 25,000 रुपीज, आउट ऑफ विच 21,000 हैज बीन पेड। उसमें से 21,000 रुपया पे कर दिया है, 4,000 पे नहीं किया है। अब आप खुद सोचो, अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो क्या उसका डिडक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सोचना पड़ेगा। अगर नहीं याद है तो बुक खोल के देख लेना, इंटरेस्ट का डिस्कशन पेज नंबर 2 पर।
इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज 450। ये भी आपको सोचना पड़ेगा, ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अनपेड इंटरेस्ट को पे करने के लिए जो इंटरेस्ट पे करते हो आप, ठीक है, उसके इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट आता है, क्या उसका डिडक्शन आपको मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में? ये मैंने आपको पढ़ाया था। टू रीपे दिस लोन रमन एंड हिज ब्रदर हैव टेकन अ फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिस लोन। अच्छा, पुराना लोन रीपे करने के लिए अगर नया लोन लेते हो, पुराना लोन रीपे करने के लिए अगर नया लोन लेते हो, तो क्या उसका डिडक्शन आपको मिलता है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास के अंदर, आप सेक्शन 24 के डिस्कशन में जाकर चेक कर लेना। तो ये एक बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है। चलो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? हाँ, ये अच्छा पार्ट है। यहां तक तो वही है जो हमने अब तक पिछले 10 क्वेश्चन में किया है। चलो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा? म्युनिसिपल वैल्यू। आप पूरा लिखा करो प्लीज। स्टेप 1, मैं पहले स्टेप्स लिख लेता हूं, फिर अमाउंट लिख लूंगा। स्टेप 2 क्या होगा? फेयर रेंट। फिर दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। स्टेप 3 स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैं पहले सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। म्युनिसिपल वैल्यू 1,60,000 रुपए। चलो ठीक है, आप लोग भी लिखते रहो साथ में। फेयर रेंट 1,50,000 और स्टैंडर्ड रेंट 1,70,000। ठीक है, अब इसमें से आप क्या सिलेक्ट करोगे? इन दोनों में से जो भी हायर है वो ये। ठीक है, और फिर इन दोनों में से जो भी लोअर है वो ये। लोअर क्या है? 1,60,000। 1,60,000 को आप किससे कंपेयर करोगे? एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट 15,000 रुपए पर मंथ, तो एक्चुअल रेंट हो जाएगा 1,80,000, 15,000 रुपए पर मंथ। देयरफॉर आपका, मैं एक स्टेप लिख देता हूं यहां पर, जस्ट वेट। स्टेप 4 आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट का अमाउंट लिख देता हूं ना पहले, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 1,60,000। स्टेप 5 एक्चुअल रेंट कितना? 1,80,000। अब इन दोनों में से जो भी हायर है वो आपका बन जाएगा क्या? जीएवी। करेक्ट। देयरफॉर हमें अपना जीएवी आ चुका है। अब मैं जीएवी लिख देता हूं यहां पर। जीएवी कितना? 1,80,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर जीएवी में से आप क्या लेस करते हो? सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। आप रुक जाओ, मैं कॉपी बाद में कॉपी कर लेना, आप देख लो चाहिए। अब म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया है? 5,100। लेकिन वो टेनेंट ने पे किया है। देखिए, अगर टेनेंट म्युनिसिपल टैक्स पे करेगा तो ओनर को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बी वेरी केयरफुल। नील नील नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि टेनेंट ने पे किया है, ओनर पे करना चाहिए। ओनर, टेनेंट पे करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलता, याद कीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एनएबी। एनएबी में से आप क्या निकालोगे? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां आप गड़बड़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आ जाएगा? 30%, 54,000। सो 1,80,000 में से 54,000 में लेस कर देता हूं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1,26,000 रुपए। ठीक है, अब आपको जवाब देना है मेरे सवालों का। 25,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, लेकिन उसमें से 21,000 पे किया है, 4,000 अक्रूड है। क्या आपको इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन मिलता है? द आंसर इज यस। आपको अगर याद नहीं है तो आप यहां चेक कर सकते हो। देखो, यहां पर साफ साफ लिखा है, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन अक्रूवल और पेमेंट बेसिस बोथ। देख सकते हो। देयरफॉर आपको पूरे इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा 25,000। ठीक है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग प्लस पेड बोथ। क्लियर? दूसरा, आपने दूसरा क्या इंटरेस्ट पे किया है? देखो, और भी इंटरेस्ट पे किया है आपने, एक इंटरेस्ट नहीं पे किया। ये इंटरेस्ट तो आपने ले लिया 25,000। अब अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो ऑन अनपेड इंटरेस्ट, अनपेड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करोगे, डिडक्शन नहीं मिलता है। चेक करो, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट नॉट अलाउड। देख सकते हो। क्लियर है? नॉट अलाउड। तो यहां मैं लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, ओके, यहां पर नॉट अलाउड। ठीक है, बाद में कॉपी कर लेना, आप रुक जाओ।
तीसरी चीज, कॉपी करने के लिए आपके पास क्वेश्चन बैंक भी है, वहां से भी कॉपी कर सकते हो, समझना जरूरी है। अगर आप एक फ्रेश लोन लेते हो पुराने लोन को रीपे करने के लिए, तो क्या उसका डिडक्शन मिलता है? देखो लास्ट लाइन में बोलिए, टू रीपे दिस लोन रमन एंड हिज ब्रदर हैज टेकन ए फ्रेश लोन, और उसके ऊपर 5,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, क्या उसका डिडक्शन मिलता है? द आंसर इज, बताइए, यस। यहां देखिए, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन, उसका डिडक्शन आपको मिलता है कितना? 5,000। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टू रीपे ओरिजिनल लोन, ये माइनस करोगे, देखो कितना आंसर आता है, 1,26,000 माइनस 25,000 माइनस 5,000, तो आंसर कितना आ रहा है आपको? एक सेकेंड, आंसर आपका आना चाहिए 96,000 रुपीज। ओके, आपका आंसर आ जाएगा 96,000। लेकिन 96,000 जो है ना, ये टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है, उसमें से रमन का शेयर कितना है? रमन शेयर 50% है ना, अरे दोनों में बटेगा कि नहीं आधा आधा भाइयों में? 50%, दिस विल कम टू 48,000 रुपीज। ओके, तो रमन की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 48,000 और उसके भाई की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 48,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लीजिए, एक बार ये कॉपी हो जाएगा उसके बाद आप अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूं, इसको कॉपी कर लीजिए आप।